नमस्कार। केजीएमयू के रेस्पिरेटरी विभाग के 10 साल आपको अध्यक्ष बने हुए हो गए। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए 10 वर्ष पहले यानी 2011 में जब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना तो एक तरह से वन ऑफ द यंगेस्ट हेड था मैं उस समय जी। और मेरे सामने चुनौती बहुत थी जी। लेकिन चुनौती का सामना करने का साहस किया मैंने और उन चुनौतियों से पार करते हुए मैं आपको बता दूं कि 10 साल के अंदर मैं छोटे छोटे जो हमारे प्रयास हैं जो डिपार्टमेंट को आगे लाए हैं जी। तो पहले तो यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी दिक्कत थी जी। आप सोचिए तो हमने 10 साल के अंदर 3 पार्क डेवलप किए। पहले तो भाई सांस का विभाग है तो यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रीन जोन होना चाहिए, तो हमने 3 ग्रीन पार्क डेवलप किए। बहुत बड़ी बात है ये, 10 साल के अंदर 3 ग्रीन पार्क डेवलप किए, जिसमें से एक पार्क तो अभी डेवलपमेंट में प्रोसेस में है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो जनता आती थी उसको कोई हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन यानी मेडिकल एजुकेशन यानी इस तरह की कि जिस बीमारियों के बारे में कोई जानकारी मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जी। और दुनिया में भी नहीं था। तो एक हमने अभिनव प्रयोग किया, एक इनोवेशन किया जो दुनिया में सबसे पहला है। आपने सुना होगा जॉगर्स पार्क हैं, ये पार्क हैं, ग्रीन पार्क हैं, फलाने पार्क हैं, इंडस्ट्री पार्क हैं, लेकिन आपने कहीं पेशेंट एजुकेशन पार्क दुनिया में नहीं सुना होगा जी। तो मैंने एक अपने गुरुजी हैं हमारे, जो हमारे विभाग अध्यक्ष रहे 1992 से 1994 के बीच में, अब इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गीय प्रोफेसर मधुसूदन अग्नोत्री, जो मेरे गाइड भी थे मेरी थीसिस के, उनके नाम पर मैंने एक मधुसूदन चिकित्सा ज्ञान वाटिका का निर्माण किया। ये मैंने हेड बनते ही किया, 11 में हेड बना, मैंने 12 में निर्माण कर दिया इसका। इस वाटिका को जब आप देखेंगे तो आप बाहर निकलेंगे तो छोटी ग्लिम्सेस उसके ले सकते हैं जी। तो उस वाटिका में मैंने क्या है, टीबी है, अस्थमा है, एलर्जी है, फेफड़े का कैंसर है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, धूम्रपान के नुकसान है वगैरह वगैरह, पर्यावरण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, ऐसे बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई हिंदी भाषा में, जिससे कि जो भी रोगी आते हैं, चाहे वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अटेंडेंट हों या ओपीडी में दिखाने वाले रोगी या उनके परिजन हों, वो सब उनको घूम घूम कर पढ़ते हैं। और इस तरह से एक हमारा विभाग केवल चिकित्सा केंद्र नहीं है, एक चिकित्सा शिक्षा का भी एक हब बन गया है, सेंटर बन गया है। ये बहुत बड़ा इनोवेशन था हमारा 10 साल में। तो 3 ग्रीन जोन के पार्क डेवलप किए, एक ही पेशेंट एजुकेशन पार्क डेवलप किया। हमारे 140 बेड का विभाग है, 140 मरीज भर्ती होते हैं यहाँ। तो इनमें क्या था कि वो ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था थी। जब मैंने चार्ज लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं थी बेड साइड, तो फिर बगल में आप देखेंगे, अभी आप उसके भी ग्लिम्स ले सकते हैं। फिर वो ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया और ऑक्सीजन का प्लांट निर्माण करने के बाद वो ऑक्सीजन सप्लाई हर बेड पे पहुंचाई। तो ये जो बेचारे हमारे कर्मचारी थे जिनकी कमर थक जाती थी, टूट जाती थी, सिलेंडर ढोना पड़ता था नीचे से ऊपर वगैरह वगैरह, तो ये ऑक्सीजन प्लांट बनने के बाद और ऑक्सीजन पाइपलाइन लगने के बाद काफ़ी। तीसरा क्या था कि हमारे विभाग में 2 डॉक्टर इधर बैठते थे, 4 डॉक्टर इधर बैठते थे, कोई फैकल्टी ब्लॉक नहीं था। तो आप ये देख लेंगे, इस बरामदे की आप ग्लिम्स ले सकते हैं, ये पूरा फैकल्टी ब्लॉक बना, सब डॉक्टरों को एक साथ एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म दिया, उसको फैकल्टी ब्लॉक नाम दिया और वो यहाँ पर विकसित किया। दूसरा क्या था कि जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी, रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था नहीं थी, कंप्यूटर रूम की व्यवस्था नहीं थी, ऑडिटोरियम नहीं था, लैब अलग से नहीं थी, छोटे छोटे कमरों में, एक ही कमरे में 2-2 3-3 ब्रोंकोस्कोपिक सूट नहीं था। तो इसको हमने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया। तो आज हमारे पास अलग से एक लेबोरेटरी है, हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन यानी फेफड़े की कार्यक्षमता की जांच करने वाली जो मशीनें होती हैं जी, आप समझिए कि दुनिया में जो फेफड़े की कार्यक्षमता जांच करने वाली एडवांस मशीन जो फेफड़े की कार्यक्षमता की, वो सब हमारे पास मौजूद हैं। यानी बेसिक स्पायरोमीट्री भी है, PFR भी है, डिफ्यूजन भी है, होल बॉडी बॉक्स भी है, और हमारे पास अभी उत्तर प्रदेश की पहली पिछले साल लगी है वो इम्पल्स ऑसिलोमीटर भी है। तो फेफड़े की कार्यक्षमता के जांच करने की जो विश्व स्तरीय जांच हो सकती है, विश्व स्तरीय जो मशीनें हो सकती हैं, वो आज हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर रूम नहीं था तो कंप्यूटर रूम नहीं किया, एक रिकॉर्ड रूम नहीं था तो रिकॉर्ड रूम डेवलप किया, और हमने सब इसके ब्लॉक बनाए कि भाई इसमें सब, इस ब्लॉक में 10 चीज़ें हैं और 10 के बाहर नाम लिखवा दिए इस ब्लॉक में क्या क्या है। हमारे पास अलग से लाइब्रेरी नहीं थी तो लाइब्रेरी डेवलप कराई, उसमें रिसेंट जर्नल्स आती हैं। और मैं आपको खास बात बताऊँ कि मेरे पास जर्नल आती, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ डोनेटेड टू लाइब्रेरी,
और ये पिछले 10 साल से मैं बराबर कर रहा हूँ। मैं किताब पढ़ लेता हूँ, उसका लिख देता हूँ डोनेटेड टू लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में देता हूँ। तो आज हज़ारों की संख्या में मैंने व्यक्तिगत रूप से जो मेरे पास पुस्तकें थी पढ़ी और लाइब्रेरी में दान कर दी, पढ़ी और लाइब्रेरी में दान कर दी, जर्नल्स भी और पुस्तकें भी। तो अब इतना लाइब्रेरी में भंडार हो गया है कि कोई भी आता है तो कहता अरे बाप रे, यहाँ तो इतनी पुस्तकें हैं, इतनी जर्नल्स हैं। फिर कोई एक बड़ा सा ऑडिटोरियम नहीं था, तो एक ऑडिटोरियम डेवलप किया, उसको मैंने लाइब्रेरी के साथ ही। फिर हमारे पास जो लैब थी वो लैब एक अलग से, कि भाई एक ही जगह कलेक्शन सेंटर नहीं था, तो एक छोटा सा अलग से कलेक्शन सेंटर बनाया और यहाँ पर एक लैब का डेवलप किया। फिर दो हमारे कई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं और हमारी रेस्पिरेटरी की स्पेशलिटी 2 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। एक टीबी के हेल्थ नेशनल प्रोग्राम से और एक टोबैको से। तो 2012 में हमारे पास साधारण टीबी के इलाज का तो पहले से था, लेकिन जो कठिन टीबी होती है जिसको हम MDR टीबी या XDR टीबी कहते हैं, उसके उपचार का अलग से कोई सुविधा नहीं थी। तो 2012 में हमने डॉट्स प्लस वार्ड का निर्माण कराया और तत्कालीन जो कुलपति थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया 2012 में। तो वर्ल्ड टीबी डे था 2012 का, तो 24 मार्च 2012 को हमने एक डॉट्स साधारण सुविधा होती है, डॉट्स प्लस MDR टीबी और कठिन टीबी के लिए, तो उसका निर्माण कराया। और 2012 में ही एक तंबाकू निषेध दिवस होता है 31 मई को, तो 31 मई को हमने हमारे यहाँ टोबैको सेशनल क्लिनिक आरंभ की। तो ये 2 नेशनल प्रोग्राम से हमने अपने डिपार्टमेंट को जोड़ा और तो ये टोबैको सेशनल क्लिनिक और डॉट्स प्लस का निर्माण कराया। फिर हमारे पास ये जो मरीजों की जांच होती है ना, ब्रोंकोस्कोपी जिसको कहते हैं, ट्यूमर, लंग कैंसर और इनके रोगियों को जांच करने के लिए, तो ये नाक में डाल के एक ब्रोंकोस्कोपी की जांच करते हैं, या फेफड़े में पस वगैरह भर जाता है तो उसमें थोरैकोस्कोपी की जांच करते हैं। तो वो नहीं थी, तो ब्रोंकोस्कोपी थोरैकोस्कोपी के एक सुइट का निर्माण कराया। जांच की सुविधा तो थी, लेकिन एक छोटे से कमरे में, बहुत संकीर्ण कमरे में जांच हुआ करती थी, वो हाइजीनिक दृष्टि से और उसकी दृष्टि से ठीक नहीं थी। तो एक बड़ा सा एक स्टेट ऑफ आर्ट जो था वो हमने ब्रोंकोस्कोपिक सुइट, थोरैकोस्कोपिक सुइट का निर्माण कराया। फिर चेस्ट की बीमारियों में एक्सरे और CT स्कैन के अलावा अल्ट्रासाउंड की बहुत महत्ता आई। तो हमारे पास 2011 तक अल्ट्रासाउंड विभाग में नहीं था, तो 2012 में हमने अल्ट्रासाउंड की भी विभाग में व्यवस्था की। और इसके अतिरिक्त हमारा जो पीछे वाला पार्ट था वो एक्चुअली क्या हुआ कि 2006-07 में एक यहाँ पीछे निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश निर्माण निगम से शुरू हुआ तत्कालीन विभागाध्यक्ष में। और जब ये निर्माण निगम बनाने जा रहा था तो मैंने अपने विभागाध्यक्ष से डरते डरते कहा भी, क्योंकि हेड से भाई उस समय जमाना दूसरा था, 2006 की बात सोचिए, 15 साल पहले की। तो 15 साल पहले मैं एसोसिएट प्रोफेसर हो गया था मैं 2005 में। मैं यंगेस्ट प्रोफेसर बना इस KGMC में 2005 में, आज से 16 साल पहले। तो आप समझ सकते हैं 16 साल पहले मैं कितना यंग रहा होगा। तो मैं यंगेस्ट प्रोफेसर था उस समय। तो मैंने डरते डराते कहा सर, मैंने कहा सर ये गलत जगह निर्माण हो रहा है, ये तो इमामबाड़ा के उसमें आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे या कोर्ट इस पर ऑब्जेक्शन कर देगा। तो हमारे विभागाध्यक्ष जी जो थे बड़े सरल थे, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, निर्माण निगम वाले, और वो भी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम जैसी संस्था थी, उन्होंने कहा वो निर्माण कर रही है, बड़े इंजीनियर हैं, वो सब सही बना रहे होंगे। तो उन्होंने हमारी बात को ओवरलुक कर दिया। हालांकि मुझे कष्ट हुआ, लेकिन भाई मैं इससे ज़्यादा तो कह नहीं सकता था, कह ही सकता था सर। तो वो निर्माण हुआ और वही हुआ जिसका मुझे एक डर था। 1.5 साल बाद वो कोर्ट से स्टे हो गया। अब मुझे जब विरासत में मिला तो वहाँ बलवा और बलवा इन द सेंस की कोर्ट केस हो चुका था और मलबा उसका बचा हुआ मलबा गिरा था। और उत्तर प्रदेश निर्माण निगम वालों को इतना कोर्ट केस से स्टे हुआ तो उनको इतना डर लगा कि उन्होंने मलबा तक नहीं उठाया। अब मैं पूरे सोचिए 10 साल में मैं 8 साल तक ये संघर्ष करता रहा कि इसका निपटारा कैसे हो। बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कमिश्नर, रजिस्ट्रार, VC, गवर्नर, ये सब तो छोटी चीज़ें हैं। जो इसकी सबसे बड़ा ऑफिस है दिल्ली में, वो है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। मैं वहाँ तक गया और तब लोगों ने मुझे सलाह दी कि नहीं भाई, ये जो कोर्ट ने आदेश दिया है इसमें भी लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सहमति से आप इसको रिनोवेट कर सकते हैं, अब नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने फिर लोकल लोगों से बात की। उन्होंने कहा आप दिल्ली बेकार भागते हैं, लोकल लोगों से। तो मैंने एक लिखित में उनको एक तरह का एफिडेविट दिया कि भाई यहाँ हम कोई निर्माण नहीं करेंगे, फूल पत्ती पौधा, गार्डन और सुसज्जीकरण, रिनोवेशन, यही सब करवाएंगे मरीजों के हित में और सार्वजनिक हित में। और फिर वो कोविड बीच में आ गया तो फिर कोविड काल में हो नहीं पाया। फिर मैंने अपने कुलपति से कहा
तो कुलपति जी ने कहा कि अभी तो 11 लाख हमने आईसीयू बनाने के लिए आपको दिया, आपने आईसीयू चला दिया, अब इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलेगा, आपको जो करवाना है वो अपने प्रयासों से करवाइए। तो आप जानते ही हैं, शहर में सब लोग मुझे जानते हैं कि डॉक्टर सूर्यकांत 20 से ज़्यादा स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हैं। तो बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं और बहुत सारे व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर फिर वो मैंने पहले जो जंगल हो गया था वो जंगल साफ़ करवाया, फिर मैंने वो मलबा हटवाया, फिर उस पर अच्छी मिट्टी गिरवाई, फिर प्रमुख रोल दिया है, प्रमुख भूमिका रही रोटरी क्लब की। तो उस रोटरी क्लब से वहाँ पर एक गार्डन का निर्माण हो रहा है और जैसा आप जानते हैं कि उसमें हमने एक नवग्रह वाटिका का भी निर्माण करवाया है, औषधीय पौधों का भी वृक्षारोपण आज करवाने जा रहे हैं और बहुत सारी फ्लावर पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ और अशोक के पेड़ वगैरह सब इस तरह के लगने जा रहे हैं। और आगे भी प्लान है उसको और कैसे सुसज्जित उस स्थान को ग्रीन जोन के रूप में कैसे किया जाए। इसके अतिरिक्त बड़ी समस्या थी जब मैंने चार्ज लिया, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है रेस्पिरेटरी आईसीयू की। तो आप सोचिए कि लोग एक रेस्पिरेटरी आईसीयू डेवलप करते होंगे, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत ने पिछले 6 साल के अंदर 3 आईसीयू निर्माण किए। पहला आईसीयू निर्माण किया हमने ट्रॉमा सेंटर में, रेस्पिरेटरी आईसीयू ट्रॉमा सेंटर में सहयोग से वहाँ, और फिर उसके बाद 2017 में एक शताब्दी फेज में 20 बेड का रेस्पिरेटरी आईसीयू डेवलप किया। तो पहली फेज में 2015 में ट्रॉमा सेंटर का 6 बेड का रेस्पिरेटरी आईसीयू डेवलप किया, फिर वो शिफ्ट करा दिया गया तो उसको कन्वर्ट किया 20 बेड में रेस्पिरेटरी। उसका फरवरी 2019 में तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर आशुतोष टंडन जी ने उसका उद्घाटन किया। तो मैं उस विभाग का भी विभागाध्यक्ष था जी। तो लगभग 2-2.5 साल तक ऐसा पीरियड था कि मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन का भी विभागाध्यक्ष था और नया एक विकसित डिपार्टमेंट हुआ पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसका भी मैं विभागाध्यक्ष था। तो उसके अंदर भी मैंने 2017 में 20 बेड का रेस्पिरेटरी मेडिसिन आईसीयू डेवलप कराया। फिर जब मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में आवश्यकता महसूस हुई कि भाई एक यहाँ के मरीजों को वहाँ शिफ्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ भी एक आईसीयू होना चाहिए। तो अभी 22 मार्च 2021 को एक 6 बेड का रेस्पिरेटरी मेडिसिन का आईसीयू का यहाँ भी एक डेवलप करवाया, तो वो भी चालू है। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक नहीं, मैंने विभागाध्यक्ष के नाते 3 आईसीयू का निर्माण कराया। और इसके अतिरिक्त विभाग में जब मैंने ज्वाइन किया और मुझे जब विभाग मिला तो यहाँ पर कई पद खाली थे। आज मैं ईश्वर की कृपा से कह सकता हूँ कि पद भी सृजित हुए मेरे कार्यकाल में और आज विभाग में 10 फैकल्टी मेंबर काम कर रहे हैं जी। एक ज़माना हमें याद करते हैं, वो 97-98 का भी था जब केवल 2 फैकल्टी मेंबर इस विभाग में हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ी और आज जाकर हमारे यहाँ हाउसफुल है फैकल्टी मेंबर, यानी डॉक्टर्स जो हैं, जो वरिष्ठ डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं, वो 10 फैकल्टी मेंबर हैं। और हमारे जूनियर डॉक्टर यानी एमडी का जो एडमिशन होता था वो 5 सीट पे होता था, अब 5 के बढ़ा के 8 कर लिया गया है और इस साल हमारा प्रस्ताव 8 से 15 बढ़ाने की योजना है। फिर हमने सामाजिक सरोकारों से विभाग को जोड़ा। हमने जो है वो उत्तर प्रदेश के जूनियर डॉक्टर कैसे हमारे साथ जुड़ सकें, चिकित्सक कैसे जुड़ सकें, हमारे और चेस्ट रोग विषय कैसे जुड़ सकें, इनकी एक योजना बनाई। तो हमने एक लखनऊ चेस्ट क्लब का निर्माण किया। लखनऊ चेस्ट क्लब में फिर जो है CME सेमिनार, वर्कशॉप, ये सब कराना ये चालू किया। उत्तर प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स का और देश के जूनियर डॉक्टर्स का पल्मोनरी का क्विज एक करवाना शुरू किया और हमारे लड़कों ने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जोनल लेवल हर जगह परफॉर्म करके स्थान प्राप्त किए, प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे लगातार मेडिकल कॉलेजों में सबके जूनियर डॉक्टरों को एक हम लीडरशिप दे सकें, एकेडमिक लीडरशिप दे सकें, इसका काम भी कि भाई KGMU का झंडा ऊंचा रहे। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन ने इस क्विज का कार्यक्रम भी किया। तो राष्ट्रीय स्तर की क्विज, प्रदेश स्तर की क्विज, ये क्विज कराई। और इसके अतिरिक्त मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बहुत सारे एलुमनाई ऐसे थे जो फैकल्टी मेंबर दूसरे मेडिकल कॉलेज में ही बने। पिछले 2020 में ही 5 फैकल्टी मेंबर हमारे बने। तो ये भी एक प्रोग्रेस की बात थी कि हमारे जो डॉक्टर इधर 10 साल में निकले वो कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर उनको मिला। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, उनकी संख्या करीब 15-20 है। फिर इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि विभिन्न सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप से ये तो कराई, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस का पूरा एक सिलसिला है। वो तो मैं संख्या ही मुझे याद नहीं है कि कितनी कॉन्फ्रेंसेज हैं। और 2019 के दिसंबर तक आप जान लीजिए फिजिकल कॉन्फ्रेंस कराई। 2019 में मैंने लंग कैंसर की नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी दिसंबर 2019 में, और 20 और 21 में फिर मैंने ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म आ गया तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल, नेशनल और उस दौरान रहा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सूर्यकांत सिर्फ करते रहे, मजदूर की तरह काम करते रहे और करते रहे। डॉक्टर सूर्यकांत को इस विभाग से सबका सहयोग मिला, उनका मैं सबका धन्यवाद देता हूं, चाहे हमारे चिकित्सक हों, चाहे हमारे अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी हों, चिकित्साकर्मी हों, सबका सहयोग मिला और सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी व्यक्तिगत वृद्धि भी हुई।
आप सोचिए इसी 10 साल के दौरान रेस्पिरेटरी मेडिसिन की 3 बड़ी संस्थाएं हैं। इंडियन चेस्ट सोसाइटी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बना। इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। और इंडियन साइंस कांग्रेस, आपने सुना होगा, साइंस की बहुत बड़ी संस्था है, उसकी कॉन्फ्रेंस का हर साल हर प्रधानमंत्री ही उसका उद्घाटन करता है, उसका मैं मेडिकल साइंस का सेक्शन का नेशनल प्रेसिडेंट बना। तो 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े पदों पर बना। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं 2018 में लखनऊ का अध्यक्ष बना। 19 में मैं उत्तर प्रदेश का IMA MS का चेयरमैन बना। और 20 में मैं नेशनल IMA की नेशनल लीडरशिप में पहुंचा। और मैं अभी वर्तमान में 20 से 22 के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो AMS ब्रांच है, यानी एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़ है, उसका मैं नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ। तो ऐसा नहीं है कि तो अपने को विकसित करना, लीडरशिप देना, एकेडमिक एनवायरनमेंट देना। और अभी भी देखिए हमारे जूनियर डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। और पिछली बार भी हमारे जूनियर डॉक्टर में KGMC में करीब 500 थीसिस जमा होती हैं, MD की, DM की, MS की, सब मिला के। उसमें से बेस्ट थीसिस का अवार्ड वो भी हमारे विभाग के जूनियर डॉक्टर को गया। तो सफलताएं चाहे मेरी रही हों व्यक्तिगत रूप से, हमारे साथियों की रही हों, जूनियर डॉक्टर्स की रही हों, स्वास्थ्य कर्मियों की रही हों। कोरोना के काल में हमने पूरा का पूरा एक ICU चलाने का दायित्व लिया। कोरोना के काल में हमने पूरी सक्रिय निभाई। और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कोविड अफेयर्स का पूरा इंचार्ज भी रहा। हमारे सभी लोगों ने कोरोना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो चाहे TB का क्षेत्र हो, चाहे कोविड का क्षेत्र हो, चाहे टोबैको का क्षेत्र हो, चाहे रेस्पिरेटरी के दूसरे बड़े क्षेत्रों, लंग कैंसर की मैंने बात की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने कराई 2 साल पहले। तो इस तरह से मैं पाता हूँ कि 10 साल की जो यात्रा है मुझे बहुत संतोष प्रदान करती है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उसने बल दिया, शक्ति दी, साहस दी। हालांकि कई चुनौतियाँ भी दी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो उन चुनौतियों से भी मैंने निपटा। और विभाग को जितनी मेरी क्षमता थी, जितना मेरा कौशल था, जितना मेरा अनुभव था, ज्ञान था, उसके आधार पर आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और आगे भी प्रभु से करता हूँ कि मैं कृपा बनाए रखें और विभाग को मैं आगे बढ़ा सकूँ और सबकी उन्नति कर सकूँ। धन्यवाद।